हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था। तो हमने अभी जो ग्रामीण समुदाय है उसके बारे में देख लिया है। फिर समाज को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक जनजाति समाज था, कृषक समाज था और औद्योगिक समाज था। तो पिछली कक्षा में आपने देख लिया था कि जनजाति समाज को हमने विस्तार से देख लिया था वहाँ पे। अब हम कृषक समाज और उनकी व्यवस्था को देखते हैं। तो कृषक समाज का जो शुरुआत है वो नवपाषाण काल के समय से माना गया है। नवपाषाण काल के समय मानव स्थायी होना स्टार्ट कर दिया था। स्थायी होने का अर्थ यहाँ पर यह है कि वह पशुपालन प्रारंभ कर दिया था और पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट कर दिया था और अपने छोटे मोटे घर बनाने स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि एक स्थायी जीवन को प्रारंभ कर दिया था। जब से मानव का स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ है तब से ही कृषि को हम मान लेते हैं कि अभी स्टार्ट हो गया है। जो ग्रामीण समाज में कृषि को खेती भी बोलते हैं और जो उनको करते हैं उनको खेतीहर भी बोलते हैं। तो कृषक समाज की हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं, जैसे कि सादगीपूर्ण जीवन, ग्रामीण समुदाय व्यवस्था, परिवार की भूमिका, एकता की भावना, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण और भू स्वामित्व का रूप। तो इसको देखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि सादगीपूर्ण जीवन, जो ग्रामीण समुदाय के लोग होते हैं, जो कि कृषक होते हैं, वो ज़्यादा खटखट नहीं पालते, ठीक है ना। मक्के की रोटी मिल जाए, सरसों का साग मिल जाए और एक गिलास छाछ मिल जाए, यानी कि इस तरीके की उनकी व्यवस्था होती है, ठीक है ना। अपना ठाठ से जीवन यापन करते हैं, जो भी उनके पास है कम या ज़्यादा उसी में वो खुश रहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति ज़्यादातर गांव में देखी जाती है। इसको बोलते हैं सादगीपूर्ण जीवन, यानी कि स्वाभिमान से हैं, जो उनके पास है उसी में खुश हैं। ग्रामीण समुदाय व्यवस्था, जो ग्रामीण समुदाय व्यवस्था है यानी कि समुदाय, जो ग्रामीण लोग हैं उनमें आपसी भाईचारा खूब अच्छे से पाया जाता है, यानी कि आपके सुख दुख में वो हमेशा तत्पर रहते हैं। परिवार की भूमिका, जैसे सपोज करिए कि एक फैमिली है, तो फैमिली में हर किसी का अपना अपना कर्तव्य है। पिता का कर्तव्य है, माता का, भाई का, बहन का, उनकी आपस में एक जिम्मेदारी होती है कि परिवार का जो पुत्र होता है वंश को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो पारंपरिक हो, उसका वो अच्छे से निर्वहन करता है। एकता की भावना, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ गांव के लोग, जो आज के बच्चे हैं, वो शहर में भी आते हैं, नगर में भी जाते हैं, तो उनको अपने गांव में और शहर में जो एकता की भावना है उसका अनुमान उन्हें लग गया होगा कि गांव में एकता की भावना ज़्यादा होती है। सुख दुख में दौड़ने की प्रवृत्ति, जैसे सपोज करिए कि आपके बगल वाले से आपकी लड़ाई हुई है, लेकिन आपके घर में कोई दुख तकलीफ पड़ गया तो वह भी दौड़कर सामान्यतः आपके घर आ जाता है कि भाई क्या दिक्कत होगी। तो इसको बोलते हैं एकता की भावना, जो कि ग्रामीण परिवेश में, जो कि कृषक परिवेश है, वहाँ पर अधिकतर पाई जाती है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, यह शब्द थोड़ा सा अटपटा है, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, लेकिन इसका अर्थ काफ़ी आसान है। यहाँ पर क्या है कि जैसे कि कुछ सामाजिक प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि आप सपोज करिए कि अंतरजातीय विवाह को ही आप मान लीजिए। यदि किसी घर में कोई लड़का है या फिर लड़की है, यदि वो अंतरजातीय विवाह करना चाहता है तो उसके ऊपर एक सामाजिक प्रेशर सा आएगा, अरे यार लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो प्रेशर है ये संवैधानिक नहीं है, लेकिन ये सामाजिक है, तो उसको सामाजिक नियंत्रण भी बोलते हैं। कि समाज जो है अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर एक नियंत्रण किया हुआ है कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे रहना है, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है, तुम्हें कपड़े ऐसे पहनने हैं, तुम्हारा चाल चलन जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है ना। भू स्वामित्व का रूप, गाँव में देखा गया है कि जमींदारी प्रथा और सामंती प्रथा, यह पहले बहुत ही फेमस थी लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है। ख़ास तौर पे जो जमींदार और सामंत होते हैं उनके पास जो ज़मीन का भाग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वह जो ज़मीन होता है, जो भूमिहीन कृषक होते हैं या फिर मजदूर होते हैं, उनको वह बटाई पे देता है, यानी कि पैसे पे देता है। तो वहाँ पर देखा गया है कि भू स्वामित्व का रूप होता है, यानी कि गांव में कोई एक बड़ा किसान होगा जिसके पास ज़मीन का भाग बहुत ज़्यादा होगा और वह लोगों को ज़मीन देगा, उनसे काम करवाएगा, ठीक है ना।
तो इस प्रकार की भी व्यवस्था गांव में सामान्यतः देखी जाती है। व्यवसायिक संरचना, गांव में जो लोग कृषक होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, जो उनका व्यवसाय होता है वह खेती के साथ साथ पशुपालन, आपने आए दिन न्यूज़पेपर अखबारों में देखा होगा कि जो भारत सरकार है या फिर जो उत्तर प्रदेश सरकार है मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है, कुक्कुट पालन को बढ़ावा दे रही है। तो इसका मतलब कि गांव में कौन कौन से व्यवसाय फल फूल सकते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके पैदावार को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो गांव के लोग होते हैं, जो स्पेशली जो यहाँ पर खेतिहर होते हैं, जो खेती करते हैं, वह खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो व्यवसायिक है वो व्यवसाय अपना गांव में लोग करते हैं। न्यूनतम श्रम विभाजन, न्यूनतम श्रम विभाजन, इसका अर्थ हम समझते हैं कि न्यूनतम श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है। जैसे कि सपोज करिए कि एक परिवार है और परिवार में जो फादर हैं इनके 2 सन हैं, ठीक है ना, और इनकी पत्नी भी है। तो सब मिलकर खेती का ही काम करते हैं, यानी कि एक काम है और उसे पूरा परिवार मिलकर करता है। जो श्रम का विभाजन है यानी कि बंटवारा है श्रम का, उनके काम का, उनके कार्यों का जो बंटवारा है वह न्यूनतम होता है, वह कम से कम होता है। यानी कि 5 लोग के लिए 5 अलग तरीके के काम गांव पे नहीं है। पूरा परिवार मिलके या फिर खेती करेगा या फिर पशुपालन करेगा या फिर दोनों करेगा, यानी कि उनके पास कार्यों की विविधता नहीं है, कार्यों की विविधता नहीं है। शहर की तरह नहीं कि एक भाई ऑफिस में काम करता है तो दूसरे का बिजनेस है तो तीसरा जो है गांव में खेती करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो गांव में लोग होते हैं वो मैक्सिमम 1 या 2 कार्यों पे ही पूरा परिवार डिपेंड होता है, उसको बोलते हैं न्यूनतम, यानी कि कम है। श्रम का जो विभाजन है इसका मतलब यह नहीं है कि लोग गांव में काम कम करते हैं, इसका अर्थ ये है कि श्रम का जो विभाजन है, कार्य करने का जो क्षेत्र है वह न्यूनतम है, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ग्रामीण समाज और उनकी विशेषताएं क्या है, यानी कि जो गांव का समाज है और गांव में किस तरीके की व्यवस्था है। इस पे क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, तो खूब भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक समाज की। आपको याद होगा, जो लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब भी ग्राम समाज एवं विकास आप स्टार्ट करें पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करें, बीच में मत आइएगा देखने, ठीक है ना, नहीं तो आपको कम समझ में आएगा। तो हमने अपने समाज को 3 भागों में विभाजित किया था। एक था हमारा जनजाति समाज, दूसरा था कृषक समाज और तीसरा था औद्योगिक समाज। तो अब हम बात करते हैं औद्योगिक समाज और उनकी विशेषता को। तो औद्योगिक समाज को हमने देखा था कि पूरे विश्व में जो उत्तरी अमेरिका है और ख़ास तौर पे जो एक देश है अमेरिका, वहाँ पर औद्योगिक समाज ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। और इसकी विशेषता जो है, और ये जो औद्योगिक समाज है एक ख़ास तौर पे अपना बिजनेस या फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ की जो व्यवस्था है एकाकी परिवार, इसको समझते हैं कि एकाकी परिवार का अर्थ क्या होता है, और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि संयुक्त परिवार का भी अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एकाकी परिवार जो है यानी कि छोटा परिवार, जैसे कि माता पिता हो गए और आप उनके बेटे हो गए, इस प्रकार का जो परिवार होता है उसको एकाकी परिवार कहते हैं। और ग्रामीण परिवेश में मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो संयुक्त परिवार ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। मैं इसको 3 भागों में बांटता हूँ, एक तो संयुक्त परिवार, एक एकाकी परिवार। इन दोनों का अर्थ समझते हैं हम क्या होता है, ठीक है ना। समतुलनात्मक अध्ययन भी हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो कृषक परिवार होता है और जो औद्योगिक परिवार होता है या फिर जो कृषक समाज होता है या जो औद्योगिक समाज होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो संयुक्त परिवार में आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि संयुक्त परिवार का अर्थ है कि पिताजी हो गए, माताजी हो गए, हम हो गए और बहुत हुआ तो हमारी पत्नी और बच्चे हो गए,
इस प्रकार के परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संयुक्त परिवार में निम्नतम कितना, निम्नतम 3 पीढ़ियां यदि साथ में रह रही हैं, यदि किसी परिवार में न्यूनतम 3 पीढ़ियां यदि साथ में रह रही हैं तो उस परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और एकाकी परिवार का तो आपको पता ही है कि सिर्फ सिंगल, ठीक है ना। और इसके बाद है जटिल सामाजिक संरचना। सादगीपूर्ण जीवन इनका नहीं है कि आराम से जो मिला खा लिया, जो है उसको पहन लिया, जैसे घूमना हो चल दिया, ठीक है ना। ऐसी व्यवस्था औद्योगिक समाज में नहीं है। यहाँ पे जटिल व्यवस्था, इनका खान पान बड़ा ही स्टाइलिश होता है, ठीक है ना, अच्छे प्रकार का होता है इनका खान पान। लोगों के बीच में उठने बैठने का तौर तरीका इनका अलग ढंग का होता है, यानी कि विशेष होता है। इनकी भाषा में बोले तो विशेष होता है, महंगा होता है, ठीक है ना। लंबी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियों से आना जाना इनका होता है, महंगे महंगे कपड़े पहनना, ठीक है। और खान पान जो होता है इनका काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि ये औद्योगिक समाज से हैं, ठीक है ना। ये अपने आप को सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड समाज मानते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि जटिल, और मैंने ग्रामीण में क्या बोला था, सादगीपूर्ण। जो है घर में बना हुआ उसको खा लिया, जो अपने पास उपलब्ध है कपड़ा पहन लिया, ठीक है ना। गाड़ी नहीं है पैदल निकल लिए ऑटो पकड़ के, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की यदि हम बात करें तो हमने ग्रामीण समुदाय में देखा था कि सामाजिक नियंत्रण ग्रामीण परिवेश में कृषक परिवार में ज़्यादा होता है, ठीक है। कि वो किस प्रकार से, उसकी धार्मिक एक्टिविटी क्या है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका खान पान कैसा है, यह ग्रामीण समाज में ज़्यादा बाध्य होता है, समाज का नियंत्रण उसके ऊपर ज़्यादा होता है। लेकिन औद्योगिक समाज में ऐसा कोई खास नियंत्रण नहीं होता, व्यक्ति स्वतंत्र ज़्यादा होते हैं। कहाँ पर, औद्योगिक समाज में। अब हम देखते हैं पर्यावरण से निकट संबंध ना होना। हमने ग्रामीण समाज में और यदि औद्योगिक समाज में आपको अंतर बताऊं तो ग्रामीण समाज जो होता है वह पर्यावरण के ज़्यादा निकट होता है, ठीक है ना। प्रकृति के भी अच्छे खासे पुजारी होते हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। आपने अपने गांव में देखा होगा कि नीम हो गया, नीम का पेड़ होता है ना, बरगद का पेड़ हो गया, तो वहाँ पर महिलाएं सुबह सुबह जल चढ़ाती हैं। तो जो ग्रामीण समाज है वह प्रकृति से ज़्यादा संपर्क में है, उनसे उनका लगाव ज़्यादा है, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। लेकिन जो औद्योगिक समाज है वह पर्यावरण से उसका निकट का बहुत अधिक संबंध नहीं है। वह अपने घर के आगे पेड़ लगाकर उसके नीचे नहीं बैठता, वो अपने घर में एसी लगा लेता है, ठीक है ना। और श्रम का विभाजन, हमने वहाँ पर देखा था कि ग्रामीण जो समाज है, जो कृषक समाज है, वहाँ पर न्यूनतम श्रम विभाजन है, यानी कि जो कार्य करने का क्षेत्र है वह क्या है, न्यूनतम। या तो कृषि है, या तो पशुपालन है, या तो मधुमक्खी पालन है। ये छोटे छोटे अपने काम होते हैं जिसमें पूरा परिवार सम्मिलित होता है। बात समझ में आई। लेकिन औद्योगिक समाज में ऐसा नहीं है। मैंने औद्योगिक समाज की परिभाषा में ही बताया था कि श्रम का विभाजन जो है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। यदि परिवार में 5 लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 5 लोग एक ही कार्य को कर रहे हों। काफ़ी संभावना है कि 2 से 3 या फिर 5 कार्य उनके पास हों, ठीक है ना। लोग अलग अलग क्षेत्र में इन्वॉल्व हों, तो यह औद्योगिक समाज में देखा जाता है। और व्यावसायिक संरचना में विविधता, यह जो टॉपिक है यह श्रम विभाजन से ही लिंक है कि व्यावसायिक संरचना में विविधता, यानी कि इनके कार्यों का जो क्षेत्र होता है वह अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ग्रामीण समाज में सामाजिक बदलाव, अभी हमने देख लिया कि जो हमारा ग्रामीण समाज होता है, औद्योगिक समाज होता है, वह किस प्रकार का है, उसकी व्यवस्था क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ग्रामीण समाज में सामाजिक बदलाव। अभी तो हमने सारी चीज़ें ग्रामीण समाज की अच्छी अच्छी बातें कर ली। क्या ग्रामीण समाज उस तरीके का है? ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। चीज़ें बदल रही हैं, लोग अपने आगे वालों को देख रहे हैं। जो जनजाति समाज है वह ग्रामीण समाज को देख रहा है, जो ग्रामीण समाज है वह औद्योगिक समाज को देख रहा है। तो कहने का अर्थ यह है हमारे कि जो हमने ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं उनमें कुछ परिवर्तन भी हुए हैं,
कुछ परिवर्तन लाभकारी भी सिद्ध हुए हैं और कुछ परिवर्तन बुरे भी सिद्ध हुए हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि जो ग्रामीण समाज में बदलाव हुआ है वो कौन कौन सा बदलाव अच्छा हुआ है और कौन कौन सा बदलाव बुरा हुआ है, ठीक है ना। वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जाति प्रथा में बदलाव और केंद्रीय परिवारों का उदय। प्राचीन भारत या फिर मध्यकालीन भारत में आपने देखा होगा कि जाति प्रथा काफ़ी खतरनाक हो गई थी। जो वर्ण व्यवस्था थी वो काफ़ी खतरनाक हो गई थी। कुछ जातियों को पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया था, ठीक है ना, कि तुम पढ़ लिख नहीं सकते। और कुछ का काम फिक्स कर दिया गया था कि तुमको यही कार्य करना है। वह कार्य जो था वंशानुगत बन गया था। हो सकता है, काफ़ी संभव है कि कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी सैनिक रहे हों, तो उसके बेटे की जो फिजिकल कंडीशन है, ठीक है ना, वह सैनिक के लिए उपयुक्त ना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वह सैनिक ही बने, उसका इंटरेस्ट किसी और क्षेत्र में हो। तो जो जाति प्रथा थी वह बाध्यकारी थी कि तुमको यही काम करना है। बढ़ई का बेटा है तो उसे बढ़ई का ही काम करना है, ठीक है ना। लेकिन अब यह चीज़ें काफ़ी हद तक बदल गई हैं। आप जिस जाति में हैं तो आप उस जाति के लिए सुनिश्चित किए हुए काम करें, ऐसा कंपलसरी नहीं है। यह आपके रुचि में है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, आप चाहे तो ना करें। नाई का बेटा जो है वह ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल काटे। हो सकता है वह बिजनेस करे, वह जॉब करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, ठीक है ना। तो यह जो बदलाव है यह काफ़ी अच्छा बदलाव है और ग्रामीण समाज में काफ़ी व्यापक स्तर पर इस बदलाव को देखा जा सकता है। केंद्रीय परिवारों का उदय। हमने ग्रामीण परिवेश में देखा था कि संयुक्त परिवार ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अब यह बात पुरानी हो गई है। अब बहुत ही कम घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि 3 पीढ़ियों के लोग क्रमशः साथ में रहते आए हों। केंद्रीय परिवारों का मतलब कि अब यह भी औद्योगिक समाज से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर भी अब संयुक्त और छोटे परिवार देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? यदि आपसे पूछ ले कि क्या ग्रामीण समाज में परिवार कैसा पाया जा रहा है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे केंद्रीय परिवार। जाति प्रथा में बदलाव हुआ है, बिल्कुल जाति प्रथा में बदलाव हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि परिवार के मूल कार्यों एवं आदर्शों में बदलाव। तो परिवार के मूल कार्य, यह भी जाति प्रथा से ही प्रभावित है कि परिवार का जो मूल कार्य है वह जरूरी नहीं है कि सब लोग उसी को करें, ठीक है ना। अब वो व्यक्ति के ऊपर है कि वह क्या करना चाहता है। आदर्शों में बदलाव। गांव में क्या होता है कि जो धार्मिक प्रवृत्तियां होती हैं, जो धार्मिक एक्टिविटी होती है, लोग उस पर बड़ा ज़्यादा यकीन करते हैं कि तुमको यही काम करना है, ठीक है ना, तुमको इसी परंपरा का निर्वहन करना है, ठीक है ना। हमारे पुरखे जिस चीज़ को मानते आए हैं तुमको भी उसी को मानना है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आइडियोलॉजी जो है वह व्यक्ति अपने से तय करता है, पुरखों से नहीं तय करता कि हमारे दादा परदादा क्या करते थे, क्या मानते थे, वो मुझे भी मानना है, ठीक है ना। आदर्शों का चयन अब गांव समाज का जो व्यक्ति है, जो आज का नौजवान बेटा है, वह अपने तरीके से करता है। बात समझ में आई। स्त्रियों की स्थिति में बदलाव। स्त्रियों की स्थिति में बदलाव यह काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि हमारा जो ग्रामीण समाज रहा है पितृसत्तात्मक समाज रहा है। यानी कि जो पिता रहा है, जो पुरुष रहा है, उसकी ही सत्ता घर में हावी रही है। महिलाओं को बोलने तक का अधिकार नहीं है। सामने भी आई तो घूंघट काट के आई, ठीक है ना, कि उनके जो फैसले हैं वो कोई और लेता रहा है। लेकिन अब स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी बदलाव गाँव में भी देखा जा सकता है। ऊंच नीच की भावना में बदलाव। पहले क्या था, यह इस जाति का है तो इसके यहाँ पानी नहीं पीना है, एक घर में आ जाए तो इसको दूर बैठाओ, ठीक है ना, यह तो इस जाति का है। लेकिन अब इस भावना में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है। आपने देखा होगा कि अब यह जो भावना है वह अमीरी और गरीबी में बदलती जा रही है, कि व्यक्ति अमीर है तो वह सम्मानित है और गरीब है तो किसी भी जाति का हो, ठीक है ना। यह भी अपने आप में गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बदलाव जो है उसको हम देख रहे हैं। तो ऊंच नीच की भावना में कि सिर्फ जाति देखकर उसके साथ बुरा बर्ताव करें या फिर अच्छा बर्ताव करें, इस परंपरा का भी अब गांव में अंत हो रहा है। जातियों के कार्यों में बदलाव। हमने पहले भी देखा कि जातियों के कार्यों में बदलाव हो रहा है। जरूरी नहीं है कि बढ़ई का बेटा बढ़ई का ही काम करे, लकड़ी का ही काम करे, नाई का बेटा नाई का ही काम करे, ठीक है ना।
अब जो काम उसको अच्छा लगेगा वह काम वो करेगा। यानी कि अब जातियों के कार्यों में तो बिल्कुल भी 100% बदलाव आ गया है। आपको इंटरेस्ट है आप करिए, नहीं है मत करिए, कोई सामाजिक दबाव आपके ऊपर नहीं है। बाल विवाह की प्रवृत्ति में बदलाव, यह जो समस्या है वह भारतवर्ष में काफ़ी विकट है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि यदि विश्व में प्रतिदिन 100 बाल विवाह होता है तो उसमें से 40 बाल विवाह होते हैं वह हमारे भारत में होते हैं। यह आंकड़ा काफ़ी डरावना भी है, ठीक है ना, लेकिन हमें और आपको इस पर ध्यान देने चाहिए कि बाल विवाह जो है अब उसमें भी बदलाव हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार ने जो न्यूनतम विवाह क्या उम्र है उसको भी बढ़ा दिया है। यह नया जो यह विवाह की उम्र बदली है यह बिल्कुल नया है, तो हो सकता है कि जो परीक्षाएं आने वाली हों उसमें पूछ ले, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। 18 से 21 हो गया है। विधवा पुनर्विवाह के दृष्टिकोण में बदलाव, आपने देखा होगा सती प्रथा, पद्मावत मूवी बहुत लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे सती प्रथा और जौहर को दिखाया गया है, ठीक है ना, उसमें हम नहीं पढ़ने वाले। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सती प्रथा को हम समझते हैं कि मध्यकालीन और प्राचीन भारत, यहाँ तक कि राजा राम मोहन राय से पहले, ठीक है ना, या फिर उनके समकालीन तक, जिस भी महिला का पति मर गया तो उसके लिए समाज में यह लोग सोचते थे कि अब यह अपने पति के साथ दफन हो जाए, यानी कि जल के मर जाए, यानी कि सती हो जाए, ऐसा लोगों की मान्यता थी। और यदि वह महिला सती नहीं हुई, अपने आप को उसने अग्नि दहन नहीं कराया, तो इसका मतलब कि वह विधवा हो गई अब, ठीक है ना, उसका पति मर गया तो विधवा हो गई। तो पहले की परंपरा क्या थी कि जो विधवा हो गई उसका पुनर्विवाह का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था और उसका जो जीवन था काफ़ी कष्टमय होता था पूरी लाइफ। लेकिन अब क्या है कि पुनर्विवाह की परंपरा काफ़ी फेमस हो गई है कि यदि किसी का पति मर गया तो उसका पुनः विवाह करा दिया जाता है। आप लोगों ने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि लड़की के माता पिता तो छोड़िए, जहाँ पर उसकी शादी हुई थी, जिनका बेटा मरा था, वो खुद उसको अपनी बेटी मान के उसकी शादी कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। खान पान संबंधी प्रतिबंध का लचीला होना, पहले की परंपराओं में क्या था कि आपको यही चीज़ें खानी हैं, आप इस जाति के हैं तो आप यह नहीं खा सकते, या फिर आपको यह नहीं पीना है, बात समझ में आई। लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी खा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स हो गया, यानी कि लचीला हो गया थोड़ा सा, यानी कि कट्टरपंथिता जो थी इस पर अब वो कम हो गई है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रामीण समाज में जो बदलाव आया है वो किस प्रकार का है। और ग्रामीण संस्थागत प्रणाली में धार्मिक संबंध और गांव के लोगों के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहे हैं वह किन किन मुद्दों पे उनके आपस में संबंध अधिक स्थापित हो रहे हैं उसको हम देखेंगे। आर्थिक आधार पे, ठीक है, जैसे कि आप सपोज करिए कि एक गांव में दुकान है, ठीक है ना, एक शॉप है गांव में, और यह जो दुकान है ये आपके घर के बिल्कुल पास है और मूल्य भी, जो वस्तुओं का मूल्य है वह यह भी अच्छा देता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको यह नहीं देखेंगे आप कि यह किस जाति धर्म मजहब का यह दुकान है, आप अपने पास जाएंगे और वहाँ से सामान खरीद के अपने घर पे ले आएंगे, ठीक है ना। आप अब आर्थिक आधार देखते हैं कि यह हमारे घर से कितना पास है, ठीक है ना, और इसका जो मूल्य है वह कहीं अधिक तो नहीं है, यानी कि जाति धर्म आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। ऐसा चीज़ें गाँव में अब देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और धार्मिक आधार पर, अब देखिए धार्मिक आधार पर एकता कैसे आती है। आपकी शादी हुई, आपके लिए एक नाई की जरूरत पड़ेगी, पंडित जी आएंगे आपके घर पे, ठीक है ना। तो यानी कि जो गांव का समुदाय है, जो जाति है, वह आपके सुख दुख में एकत्रित हो रहा है, बात समझ में आई। तो धार्मिक एक्टिविटी के चलते भी गाँव में एकता का उदय होता है, बात समझ में आई। जैसे आपके घर कोई कथा है, कोई पुराण है, ठीक है ना, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनके घर में मौलवी जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से जो धार्मिक एक्टिविटी होती है, जो अलग अलग समुदाय के लोग आपके यहाँ आकर कार्य करते हैं,
आपके सुख दुख में भाग लेते हैं, तो उससे भी जो गांव का समाज है वह मजबूत होता है, उनमें एकता की भावना आती है। सामाजिक आधार हमने काफ़ी पहले देख लिया, ठीक है ना, सुख दुख वाली बात है। और मनोवैज्ञानिक आधार कि गांव में क्या होता है कि लोग स्थायी तौर पे रहते हैं, गांव में लोग स्थायी तौर पर रहते हैं। औद्योगिक समाज में क्या है कि आज आपने यहाँ फ्लैट लिया, 4 महीने बाद उसको बदल दिया, ठीक है ना। तो आपस में जो भावना है वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती, आपस की जो भावना है वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती। अब गांव में क्या है कि 3 पीढ़ियों से लोग अगल बगल ही रहते आ रहे हैं, आस पास ही रहते आ रहे हैं, तो उनमें एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी आता है कि हमारे पुरखे इनके अच्छे दोस्त हैं, तो हम भी इनके अच्छे से दोस्त बन जाएं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वह ग्रामीण में एकता की भावना का उदय होता है।